काम दिया तुम लोगों को करके आए आंसर आई थी। तुम भी नहीं आए, तुम भी आई थी, तुम दोनों आई थी करके लाई हो। देखो कैसे दांत निकल रहे हैं, तुमको पता था नहीं करके लाओ। नहीं करोगे अपने साथ ही छल करोगे। क्या लिया है तुम्हें? क्यों? कॉपी लेके नहीं आए? तो तुम बैठ गई थी, तुम्हें नाम क्या तुम लिया? क्या पढ़ाने को बोला? उसने कहा ना टॉपिक डिसाइड करके ना कुछ करें। क्यों तू नहीं करे? तुम नहीं आई टेस्ट करें परसों काय का पेपर हो गया कंप्लीट? कभी कब है? 15 अगर नहीं करते तो नहीं आती? क्यों? पेपर के बाद ही आते हैं। पेपर के बाद ही आते हैं। उस दिन वर्ल्ड बैंक कहाँ से खोला था, याद है किसी को? इमेज में है वो। इमेज में है सर, वर्ल्ड बैंक इमेज में है। हाँ इसमें फाइल्स हाँ इसी इमेज में उसमें नहीं है, देखो पीडीएफ में होगा मैम। पीडीएफ में देखो तो। हाँ मैम पीडीएफ में है। पीडीएफ कहाँ है? मैम फाइल में जाइए। नहीं है, ये क्या एक्सप्लेनेशन नीट का है। मैंने कहा खुल जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, सारे तुम्हारे नीट के पीडीएफ कर देना है ना। मतलब नीट के ही है ना, यूपीएससी का वो है। अरे एक दिन खोला था वर्ड में, एक दिन खुल गया था ना। यस मैम। मैं मुझे अलग नाम से वो कर लो। अरे ऐप में डाल रखा था इन लोगों ने, हटा मैं पिक्चर में देखा, मैं पिक्चर्स में पिक्चर वो है नीचे से मूवीज के ऊपर स्क्रीन शॉट नहीं है। गूगल पे सर्च करो, पता नहीं करने से देखो वो वाईफाई है, कनेक्ट करोगे तो चल जाएगा। तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। नहीं तो फिर बनानी पड़ेगा, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये तुम लोग नीचे से जोड़ लेना। अच्छा आज कुछ तुम्हारा टॉपिक रिवाइज करवाना है ना, जो उस दिन पढ़ा रहे थे और तुम लोग तभी बना हुआ है। दोबारा लिखना है। बना क्या है बनाओ। क्या ढूंढ रही हो? उसी को देख के बना लो। बनाओ। यहाँ वर्ड मैप लिखेंगे। देखो पीडीएफ में पढ़ा होगा। अरे पता नहीं, उस दिन बोला था तो भूल गया था। आज तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। अच्छा खासा एप्लीकेशन पढ़ा। ये ऐसे कब बना है? कायदे से बना लो। ग्रीन लाइन मत बनाओ, इतना कोई तो उतना ही बनाओ जितना तुम लोगों की जरूरत है। ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इधर हो गया है मेरा, इधर कर लेना। तुम लोग थोड़ा सा मुंह बनाना, ठीक है? मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर बनाया। ये बनाया था ऑस्ट्रेलिया तो और इधर आएगा।
देखो देखो प्रैक्टिस करते थे ना तुम लोग मैथ की, वो तो हमें दिख ही रहा है नहीं करते। हो गया, बन गया, बढ़े आगे बना लिया बेटा, जल्दी से बनाओ। मधु बन गया। क्या है एल नीनो और ला नीनो? पहले एल नीनो की बात करते हैं। गर्म जलधारा कैसे गर्म जलधारा है? उत्पत्ति क्यों होती है, क्यों तुम पढ़ रहे हो उसको बताओ। एल नीनो, अल नीनो कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। अल होता है, एल होता है। होता होगा मतलब आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? लोहड़ी मना रहे हैं क्या? हैं? लोहड़ी मना रहे हैं? किसने कहा लोहड़ी की? गवर्नमेंट छुट्टी नहीं होती कभी, स्कूल में छुट्टी नहीं होती। देखो एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है जिसका प्रभाव क्या करता है? भारतीय मानसून पर पड़ता है। जिस वर्ष एल नीनो क्या होता है? एक्टिव होता है, उस वर्ष भारत में मानसून कैसा होगा? समान होगा, सामान्य से अधिक होगा, सामान्य से कम होगा। जब एल नीनो का प्रभाव पड़ेगा तो भारत में वर्षा होगी या मानसून होगा, सामान्य होगा, सामान्य से अधिक होगा, सामान्य से कम होगा। बताओ, तीन ऑप्शन है आपके पास। क्या है एल नीनो? देखो जब एल नीनो आएगा ना तो भारत में मानसून दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल हो जाएगा मतलब कमजोर पड़ेगा, और मानसून कमजोर पड़ेगा तो भारत में वर्षा नहीं होगी। तो क्या लेके आएगा? सूखे की स्थिति लेके आएगा। बनता कब है? एल नीनो बनेगा कब? एल नीनो कहीं और नहीं बन रहा, एल नीनो बन रहा है पेरू के तट से 120 किलोमीटर दूर, 180 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एल नीनो की उत्पत्ति होती है। ठीक, जहाँ पेरू के तट पर एक जलधारा चलती है, क्या नाम है उसका? पेरू के तट पर चलने वाली जलधारा, जिसको है हम्बोल्ट की जलधारा, और उसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। ये गर्म है कि ठंडी है? बताओ, गर्म है कि ठंडी है? पेरू की जलधारा यही नहीं पता हम लोगों को, गर्म है कि ठंडी है। पेरू की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, और जब ठंडी जलधारा होती है तो यहाँ पर सागरीय जल का तापमान कैसा रहेगा? ठंडी जलधारा फ्लो कर रही है तो सागरीय जल का तापमान कैसा रहेगा? कम रहेगा, है ना? तापमान, टेम्परेचर कम, और प्रेशर कैसा रहेगा? हाई। अब यही पेरू के तट के पास 180 किलोमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है आपका? एल नीनो। और एल नीनो
जल की बात कर रहे हैं, धारा की बात नहीं कर रहे हैं। तुम लेने गई थी घर से? मैम कॉल आई थी आपके सामने, कॉल ले ली रही थी। तो मैं मतलब इतनी किसाई तुम बोल रही हो इस बात को तुम पोलाइटली क्यों नहीं? मैम आपको जनरली मैंने बताया, तुम्हारा फेस अभी भी वैसा नहीं लग रहा है। मैम मेरा फेस ही ऐसा है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? फेस ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, फेस भी स्माइल नहीं होती, ये कभी आती नहीं है। ठीक है, एल नीनो है। एल नीनो क्या है? गर्म जल है। अब जब यहाँ गर्म जल हो जाएगा तो क्या सिस्टम होगा? यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर मतलब हवा का, वायु दाब कैसा होगा? यहाँ पर गर्म जल है कम होगा, यानी कि एयर प्रेशर कम और तापमान अधिक होगा। ठीक, अब तुमको यही चीज समझनी है कि ये हाई प्रेशर जोन, ये निम्न प्रेशर जोन बन कैसे रहा है, यहाँ पर एल नीनो क्यों बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आएगा। बनेगा कहाँ? पेरू के तट से 180 किलोमीटर दूर बनता है, जहां एक तरफ पेरू की ठंडी जलधारा बह रही है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पेरू की ठंडी जलधारा पे। कन्वर्ट किस में कर देगी? पेरू की गर्म जलधारा पे। है, अब ये बनना कैसे है ये देखो। सीधे सीधे चीजें समझते रहना। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। कौन कौन सी रेखाएं हैं ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कौन सी है? नीचे वाली। यानी कि ये है मकर। और कल कौन सी संक्रांति है आपकी? मकर संक्रांति है ना। कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 22 जून को क्या होता है? 21 जून को सॉरी, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, यानी कि 21 जून को हम क्या मनाते हैं? कर्क संक्रांति। तो 22 दिसंबर को क्या मनाएंगे? मकर संक्रांति, है ना। अब तुम भारत के उससे मतलब है एकदम है कर गई। यहाँ का जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से 22 दिसंबर कह रहे हैं ना मकर संक्रांति, पर हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति कब मना रहे हैं? 14 जनवरी को, जब सूर्य क्या करता होता है? उत्तरायण करता होता है। उसके साथ ही जो आपके आता है इक्वेटर, एक होता है 22 मार्च की डेट और एक है आपकी 23 सितंबर की डेट। ठीक, ये वो डेट है जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। अभी 22 दिसंबर को कहां पड़ रहे हैं आपके? मकर रेखा पर। 21 जून को कहां पड़ रहा है आपके? कर्क रेखा पर। 22 मार्च को इक्वेटर को और 23 सितंबर को इक्वेटर पर। यानी कि इधर और इधर जाएगा ना। सूर्य जब इधर जाएगा तो क्या बोल रहे हैं? उत्तरायण। सूर्य जब इधर आ रहा है तो दक्षिणायन। यानी कि 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या करता है? दक्षिणायन करता है। जब सूर्य 22 या 23 सितंबर को है, इस समय इक्वेटर पे क्या होगा? ITCZ, है ना। इस समय वायुदाब पेटियां जो होंगी आपकी स्थिर होगी, किस पर फिक्स है? समय इक्वेटर पर है। अब दोनों ही प्रचलित पपने सुने हो, दोनों ही गोलार्ध से कौन सी आती हैं आपकी? व्यापारिक पपने आती हैं। जब व्यापारिक पपने इधर से आएंगे, यहां पर क्या बना हुआ है? निम्न दाब का क्षेत्र या उच्च दाब का क्षेत्र है इक्वेटर पर इस समय। इक्वेटर पे बताओ 23 सितंबर तक जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, वायुदाब निम्न होगा। निम्न वायुदाब है तभी तो व्यापारिक पपने आ रही है दोनों गोलार्धों से और इक्वेटर के पास आ रही है। जब ये दोनों गोलार्धों से इक्वेटर के पास आती है निम्न वायुदाब, यानी कि यहाँ पर तापमान की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तापमान
उच्च और वायुदाब निम्न। यही बात कह रहे हैं। सिर्फ उच्च तापमान और निम्न वायुदाब के कारण उच्च वायुदाब से हवाएं कहाँ आएंगी? आपके निम्न वायुदाब की ओर। अब जब निम्न वायुदाब की ओर ये हवाएं आ रही हैं तो यहाँ पर बन जाता है अभिसरण जोन ITCZ। और ये ITCZ बता रखा है ये कौन सा जोन होता है? जहां से दोनों पोलार से पवनें आती हैं, गर्म होकर कहाँ हो जाती है? ऊपर की ओर उठने लगती है। वही अभिसरण जोन बनता है कहाँ पर? आपका ITCZ इक्वेटर पर। अब जब ये कहाँ जा रहा है? सूर्य क्या करेगा? दक्षिणायन 23 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ जाता है? नीचे आएगा, यानी कि 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के नवंबर के बाद दिसंबर। ऐसा तो नहीं होता सितंबर के बाद मार्च आ रहा है, मार्च नहीं आता ना, क्या आता है? दिसंबर। तो दिसंबर में सूर्य का प्रकाश कहाँ होगा? लंबवत मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर जब आएगा तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई देती वही कंडीशन कहाँ बन जाएगी? मकर रेखा पर। और आप अपने ग्लोब में देखना, जो आपका जो क्या है मकर रेखा है, कहाँ से निकल रही है? आपके दक्षिण अमेरिका से निकल रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी निकल रही है और अफ्रीका से भी निकल रही है। इसके साथ साथ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इन क्षेत्रों से होकर निकल रही है। जब ये इक्वेटर पर आ जाता है तो ITCZ कहाँ स्थापित हो जाएगा बेटा? मकर रेखा। जब ये मकर रेखा पर स्टार्ट हो गया तो अब पवने की गति कहाँ होगी? ITCZ की तरफ। अब तुमको पता है दक्षिण गोलार्ध में जो पवने हैं वो यहीं ऐसे जाएंगे ना, व्यापारी पवने, और जो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारी पवने हैं वो कैसे आएंगे? अब उत्तरी गोलार्ध की व्यापारी पवने किस में प्रवेश कर रही हैं? दक्षिण गोलार्ध में ना। दक्षिण गोलार्ध में जब प्रवेश करेंगी तो फेरल के नियम के अनुसार कैसे कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को? कैसे घूमती हैं दक्षिण गोलार्ध में पवने? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब ये ऐसे प्रवेश करेंगी तो कैसे घूम जाएंगे? ऐसे या ऐसे? ऐसे घूमेंगे ना। ऐसे प्रवेश करा तो एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ। इस तरह से जब ये घूमती हैं तो अपने साथ पवने क्या करती हैं? सागरीय जल को भी लाती हैं बहा के। जब ये पवने बह रही होती हैं तो यही सागरीय गर्म जल को कहाँ लाके इकट्ठा कर देती हैं? इस क्षेत्र में लाके इकट्ठा कर देती हैं। ठीक, किस क्षेत्र में? जहां पर एल नीनो का निर्माण हो रहा है। जब ये सागरीय जलधाराएं इस क्षेत्र में गर्म जल को लाके इकट्ठा कर देती है, अभी हम गर्म जल बोल रहे हैं उसको, एल नीनो नहीं बोल रहा। जब गर्म जल को लाके इकट्ठा कर देती हैं तो सागर सतह यानी कि जो यहाँ पर सागर का तापमान होता है वो कितना बढ़ जाता है? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है सामान्य तापमान से। अगर ये सामान्य तापमान रहेगा तो आपका एल नीनो नहीं बनेगा। सेम कंडीशन रहती, पेरू की ठंडी जलधारा बह रही होती, वहां पर कौन सा दाब होता? उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता। उच्च वायुदाब से पवने कहाँ जाती? निम्न वायुदाब की ओर। पर अब यहाँ पर क्या हो गया? सागरीय जल को उसने क्या कर दिया? जो पवने आ रही थी वो गर्म जल को लाके यहाँ पर इकट्ठा करती। जब इकट्ठा करते तो सागरीय जल का मान क्या कर दिया इन्होंने? बढ़ा दिया। अब जब बढ़ गया है तो यहाँ पर प्लैंक्टन नाम की क्या होती है? वनस्पति होती है, जिसको क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। और मछलियां भी क्या हो जाती है? मर जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जब आपका एल नीनो आया कि आपके ही मानसून पर प्रभाव डाला, वो एल नीनो पेरू की तट पर भी प्रभाव डालता है, वो एल नीनो आपके सागर ही जीव जल जीव पर भी प्रभाव डालता है। उससे क्या होगा? प्लैंक्टन मर गए, तो उस प्लैंक्टन को खाने के लिए जो जल मछलियां आती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? अधिक तापमान, पानी का तापमान बढ़ने के कारण वो भी मर जाती हैं। तो ये इसके क्या हो गए? दुष्प्रभाव हो गए। अब जब ये सागरीय जल इकट्ठा हो गया तब 22 दिसंबर की घटना पूरी कह रहे हैं। अब 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या करने लगता है? उत्तरायण करने लगता है। जब सूर्य उत्तरायण करता है तो जाहिर सी बात है ITCZ भी क्या होगा? स्थापित होगा कहाँ की तरफ? उत्तर की ओर। अब 21 जून को देखो आपका ITCZ कहाँ पर बनता है? क्या यहाँ बनता है? इससे ठीक ऊपर बनेगा और यहाँ पर ठीक दक्षिण में बनेगा। तर्क मकर रेखा के दक्षिण में और उत्तर रेखा तर्क रेखा के उत्तर में, यानी कि सीधे तर्क रेखा पे नहीं बनेगा। ये भारत के हिमालय क्षेत्र यानी कि गंगा मैदान में बनता है। अब यहाँ पर जब ITC बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया? निम्न दाब हो गया, निम्न वायुदाब, और तापमान क्या हो गया? हाई हो गया। तो यहाँ पर जब निम्न वायुदाब होगा तो पवनें कहाँ से आती हैं? हिंद महासागर में इस समय कौन सा फिर होगा? हाई प्रेशर जोन होगा। हिंद महासागर में हाई प्रेशर जोन होगा ना। अब तुम थोड़ा सा मानसून को याद रखो, जब भी मानसून पढ़ाई यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है और यहाँ पर लो प्रेशर जोन है। तो पवनें किधर से आ रही हैं?
पबनी कहाँ से आएंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यही तो भारतीय मानसून को क्या कर रही हैं? एक्टिव कर रही है ना। अब ये हाई प्रेशर किसी तरह लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए, फिर क्या पवने इधर से इधर जाएंगे? पवने अपनी दिशा मोड़ लेंगी ना, क्योंकि पवनों की दिशा को कौन? हाई प्रेशर और लो प्रेशर ही तो गति दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब लो प्रेशर बन रहा है, तो जो ये लो प्रेशर बन रहा है हिंद महासागर में, वही लो प्रेशर किसके कारण बन रहा है? आपके एल नीनो के कारण बन रहा है। अब यहाँ पर जो आपकी एल नीनो की धारा बनी, जब उत्तरी गोलार्ध में क्या आता है? IT से Z, यानी कि सूर्य जब उत्तरायण कर रहा है तो ये भी ऊपर शिफ्ट होगा। जब ये उप शिफ्ट हो रहा है, अब ये गर्म जल जो इकट्ठा हुआ है, इस गर्म जल को गति मिलती है पवनों के कारण। वो पवने जो दक्षिण गोलार्ध से किस में प्रवेश करेंगे? उत्तरी गोलार्ध में। अब जब ये पवने फ्लो करेंगी तो अपने साथ ही गर्म जल भी लेके जाएंगी। जब ये अपने साथ गर्म जल ले जाती हैं तो आपने ये वाला क्षेत्र देखा होगा। इस मैप में तो नहीं बन पाया अपना, अगर आपके पास मैप हो तो यहाँ पर जो पूर्वीय द्वीप समूह होता है, वहां पर चलती है आपकी कैल्विन की जलधारा। ये कैल्विन की जलधारा अगर एटलस लाए हो तो खोल लो, और नहीं लाए हो तो फोन में खोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जो पूर्वी द्वीप समूह होते हैं वहां तक कैल्विन की जलधारा चलती है। फिर वहां जब बोर्नियो द्वीप के पास जब आता है क्या आपका, ये कैल्विन की धारा आती है तो दो शाखाओं में कट जाती है। एक शाखा चली जाती है उत्तर की ओर, जिसको हम क्यूरियोसिटी की जलधारा कहते हैं, और ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। देखो इसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी की जलधारा, जिसको बोला जाता है गर्म जलधारा। खोल लिया आप लोगों ने? मैं इसमें देख रही हूँ अगर मिल जाता है तो मैप। मैप होगा ही नहीं है। इसको समझ लोगे? इसमें इंडिया इंडिया का दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का है। सही नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास खोल लो। यहाँ पर आ जाओ, फोन में खोलो, समझ में आ जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह कौन से वाले हैं आपके? इंडोनेशिया द्वीप समूह। इंडोनेशिया के द्वीप समूह के बाद देखो आपके बिरनोई मिलेगा, है ना, जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है प्रशांत महासागर। ठीक है, जब बिरनोई मिल गया नहीं, अब यहाँ पर है ही नहीं वर्ल्ड मैप, या तो उस कमरे से निकलवा लो, प्रदीप सर से निकाल दो अपना वर्ल्ड मैप।
लेके आया करो, कल से लेके आएंगे। क्या हो गया? इसमें पैर नहीं चलेगा, ऐसे समझ लेना। ये तुम्हारा दक्षिण अमेरिका, और यही बताया था कि पेरू के तट पर, ये दिख रहा है ना पेरू के तट पर उठने वाली जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा, जिसको हम बोलती जलधारा भी कहते हैं। इससे 180 किलोमीटर यहाँ प्रशांत महासागर में क्या बन रहा है आपका? एल नीनो। और यहाँ पर देखो कर्क रेखा जो तुम्हारी दिखाई दे रही है, कहाँ दिखाई दे रही है? ये वाली ना, ये जो आपको ब्लर से कटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जब आईपीसीजेड बनता है, अब यही गर्म जलधारा जब सूर्य क्या करेगा? उत्तरायण करता है, यानी कि उत्तर की ओर जाता है। अब कर्क रेखा देखो कहाँ पर है? भारत के यहाँ पर है। जब कर्क रेखा भारत के यहाँ पर है तो आईपीसीजेड आपका कहाँ बन रहा होगा? गंगा यमुना मैदान, यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश वाला विशेषकर क्षेत्र होता है, वहां पर क्या बनता है? आपका आईपीसीजेड बन जाता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर जोन हो गया, और हिंद महासागर उसी समय क्या होता है? हाई प्रेशर जोन होता है। कब? जब सामान्य अवस्था होगी, जब मानसून क्या होगा? एक्टिव रहेगा। अब एल नीनो एक्टिव होता है, तो यही एल नीनो जब पवने क्या होंगे? उत्तरायण करके, सूर्य उत्तरायण कर रहा है तो इसके साथ पवने भी कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मतलब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो अपने साथ क्या करती हैं? इस गर्म जल को फ्लो करते हुए ले जाते हैं। जब ये गर्म जल को फ्लो करती हैं तो सेम कंडीशन रहेगी। जब ये कहाँ प्रवेश करती हैं? उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो फेरल के नियम के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज गति करेगी। उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम अनुसार क्लॉकवाइज गति करती है। जब ये क्लॉकवाइज गति करती हुई उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो ये आप देख रहे हो हिंद महासागर के पास बर्नोई वगैरह द्वीप समूह है। यहाँ तक जो आती है जलधारा उसको कहते हैं केल्विन की जलधारा। ये केल्विन की जलधारा जब इन द्वीप समूह से टकराती है तो इसकी एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, जिसको कहते हैं क्योसो की जलधारा। ठीक है, क्योसो की जलधारा कैसी है आपकी? गर्म जलधारा। और एक शाखा कहाँ आ जाती है? अंदर कहाँ प्रवेश करती है? इन्हीं द्वीप समूह में प्रवेश करती है। जब ये द्वीप समूह में प्रवेश करते हैं तो भारत में कैसे प्रवेश कर रही है? मलक्का जल स्टेट देखो, और मलक्का के साथ सुंड्रा जल स्टेट देखो। मलक्का और सुंड्रा के साथ, ये रही मलक्का स्टेट और ये रही सुंड्रा स्टेट। मलक्का स्टेट और सुंड्रा स्टेट के साथ कहाँ प्रवेश कर रहा है ये जल? भारत में प्रवेश करता है। जब ये भारत में प्रवेश कर रहा है गर्म जल, तो इस यहाँ पर जो हाई प्रेशर बन रहा था उसको किस में चेंज कर देता है? लो प्रेशर जोन में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक था हाई प्रेशर जोन से पवनी कहाँ जा रही थी? लो प्रेशर जोन में। कंडीशन वही है, क्योंकि आईटीसीजेड कहाँ पर स्थापित हो गया? भारत के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में आईटीसीजेड स्थापित हो गया। और हिंद महासागर में क्या बना था आपका? हाई प्रेशर जोन। पवने यहाँ से इधर गति कर रही थी, तो मानसून क्या था? अच्छा था। अब इसने यहाँ पर आके क्या कर दिया? यहाँ के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। जब यहाँ का हाई प्रेशर लो प्रेशर में बन गया तो कहीं ना कहीं यहाँ का तापमान इसके तापमान से अधिक हो गया। यहाँ का तापमान कम हो गया, यहाँ का तापमान अधिक हो गया ना, तो पवनों ने क्या कर दिया? अपनी दिशा परिवर्तित कर दी। और इसके पास जो मेडागास्कर के पास बताया था, मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर जोन रहता है, वही मेडागास्कर के पास जो हाई प्रेशर जोन रहता है, यही पवने तो भारत में और प्रवेश करती हैं। अब ये पवने भी किधर मुड़ जाएंगे? यही लो प्रेशर जोन की ओर। मतलब भारत की तरफ जो चलने वाली पवने थी उन्होंने अपना रुख किधर मोड़ लिया? यही प्रेशर जोन की तरफ, लो प्रेशर जोन की तरफ मोड़ लिया एल नीनो के प्रभाव के कारण। अब एल नीनो के प्रभाव के कारण जो सागरीय
जलवायु कहाँ प्रवेश कर रही थी, स्थल में, और करवा रही थी वर्षा। अब वो उसने अपना जब रूप परिवर्तन कर लिया तो अब वो भारत में वर्षा नहीं कर पाएगी। तो ये एल नीनो की जो प्रक्रिया या घटना है वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ ही साथ होती है, और ये नहीं होती है कि हर साल हो, क्योंकि इसका एक्टिव होना और इनएक्टिव होना किस पे डिपेंड करता है, आपके वेदरिंग पर। कौन सी वेदरिंग? अब यहाँ पर तुम देखते हो जब सूर्य क्या कर रहा है, उत्तरायण कर रहा है, तो तिब्बत के पठार में बताया था, तिब्बत का पठार का जलवायु पर महत्व, मेडागास्कर का पढ़े हो ना ये सारी चीजें। अब तिब्बत के पठार पे क्या होता है, एकदम तिब्बत के पठार का टेम्परेचर हाई हो जाता है। वहां टेम्परेचर हाई हो गया तो वहां पर कौन सी बन जाती है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा स्रोत क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऊष्मा स्रोत अधिक होने के कारण पवनें क्या उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। अब जब ये पवनें ऊपर की ओर उठी हैं तो किधर जा रही थी, मेडागास्कर की तरफ जा रही थी ना। अगर तिब्बत के पठार का टेम्परेचर उठ जाता है तब एल नीनो क्या पड़ जाएगा, कमजोर। इसके साथ अगर आपके मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है ये, सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, हाँ, जो भारत में है, राजस्थान में उसका थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल में उठने वाली संवहनी पवनें, संवहनी पवनें कौन सी वाली पवनें होती है बेटा, वो पवनें जो नीचे से ऊपर उठती हैं, और नीचे से ऊपर वो पवनें उठेंगी जो गर्म होंगी। तो थार मरुस्थल में जो पवनें उठेंगी वो गर्म होंगी ना, तो थार मरुस्थल में उठने वाली संवहनी पवनें भी क्या करेंगी, वहां के तापमान को निम्न कर देंगी। यहाँ पर कंडीशन है भारत में किसी ना किसी तरह से तापमान कैसा रहना चाहिए, निम्न तापमान होगा, तभी तो आप पवनों को कहाँ लेके आओगे, सागर से स्थल की ओर चला पाओगे ना, जब स्थल पे निम्न तापमान होगा। तो जो मरुस्थल में संवहनी तरंगें उठती हैं, यानी संवहनी पवनें उठ रही हैं, वो भी क्या करेंगी, अगर वो अच्छी तरह से उठ रही हैं तब भी एल नीनो का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। और उसके साथ साथ जो आपका हिमालय का एल्बिडो क्या होता है, सबसे ज्यादा एल्बिडो किसमें पाया जाता है, क्या होता है एल्बिडो, एल्बिडो की घटना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, एल्बिडो कुछ नहीं होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। सर्वाधिक प्रकाश का परावर्तन कौन करता है, नवीन बर्फ, है ना। तो आपके हिमालय क्षेत्र में जितनी बर्फ होगी और प्रकाश का जितना परावर्तन करेगी, यानी कि आप देखो पर्वतीय क्षेत्र पर जाओगे और जहां बर्फ में जाओगे तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सन का एल्बिडो इतना ज्यादा होता है कि आपकी आंखों में प्रकाश एकदम जाता है। तो जब रिफ्लेक्ट पड़ा और एकदम चमका तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा। तो यहाँ पर जो हिमालय का एल्बिडो है वो भी क्या करेगा, आपके एल नीनो पर प्रभाव डालता है। अगर भारत में तिब्बत का पठार का स्रोत बढ़ जाएगा, यानी कि ऊष्मन अधिक होगा, साथ ही साथ मरुस्थल में संवहनी तरंगे यानी संवहनी पवनें ऊपर ज्यादा उठेंगी और हिमालय एल्बिडो सक्रिय होगा, तो आपका क्या होगा, एल नीनो सक्रिय नहीं होगा। अगर किसी भी तरह इन चीजों में कम हो गया तो आपका क्या होगा, एल नीनो सक्रिय हो जाएगा। समझ में आ गया एल नीनो की क्रिया क्या होती है। अब लिखवाना तो इसमें कुछ नहीं है तुम लोगों को, बस समझाना था। आगे समझ में या नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ लो तुम लोगों को। नहीं, कहाँ समझ में नहीं आया पूछ लो। उसके बाद फिर जलधारा पे आते हैं, ये टॉपिक खत्म करके एक आंसर राइटिंग लेंगे। आया नहीं, साक्षी नहीं समझ आया, अब जाके एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। एल नीनो एक बार फिर से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सागरीय जलधाराएं। सागरीय जलधारा कुछ नहीं होती है, काउंटर क्या बोलते हैं, काउंटर वेव धारा क्या होती है, पहले ये बताओ। धारा किसको कहते हैं, धारा घी को धारा कहते हैं, बोला क्या, नदी की धारा देखो क्या होती है, नदी की धारा वो तो तरंग होती है, वेव्स। क्या बोला नहीं, दिशा निर्धारण किसी भी जल राशि का एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करना क्या कहलाएगा, जल की धारा। क्योंकि यहाँ गति कौन कर रहा है, जल कर रहा है, इसलिए हम उसको जल की धारा कह रहे हैं।
कोई और गति कर रहा होता है तो हम उसको उसकी धारा क्या देते हैं, पवन गति कर रहे होते हैं पवन की धारा क्या देते हैं, यानी पवन का करंट होता है ना। पवन कितनी तेज चल रही है तो एक निश्चित वेग के साथ बहुत स्पीड में चलेगी और एक निश्चित पाथ को पूरे साल क्या करती है, फॉलो करती है, उसको हम कह रहे हैं सागर की जलधारा। यानी कि ऐसा नहीं होता है, सागर में भी नदी होती है, यही नदी कौन सी नदी, एक इधर इधर का पानी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, बीच में खूब सारा पानी क्या होगा, गति करता होगा। ये जो गति कर रहा है यही पानी, इसी को हम कह रहे हैं सागर की जलधारा। और सागर की जलधारा हमेशा कहाँ से उठेगी, विषुवत रेखा के क्षेत्र से। विषुवत रेखा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है आपका, ये है ना इक्वेटर, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिण गोलार्ध। अब तुमको ये तो पता ही है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज पवनी गति करती है। जब ये सागरीय जलधारा उठती है, पृथ्वी की घूर्णन गति किधर से, पृथ्वी घूर्णन गति कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम इधर है ना, ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती है। हाँ देखो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे तो नहीं घूम रही है। जब ऐसे घूम रही है तो सनलाइट सबसे पहले कहाँ पड़ रही है, अंगूठे पे पड़ रही है, फिंगर्स पे पड़ रही है, अंगूठे पे पड़ रही है ना, और ऐसे घूमेगी तो फिंगर्स पे। तो पृथ्वी जब ऐसे घूम रही है तो सूर्य पूरब से कहते हैं ना, सूर्य पूरब से उग रहा है, ये तो कंडीशन लगाए हो, सूर्य पूरब से उग रहा है, तो इस साइड क्या है, इस साइड वेस्ट है। तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, मुझे नहीं पता, सूर्य का प्रकाश पहले इधर पड़ेगा बाद में इधर। जब इधर पड़ रहा है तो पानी इधर गर्म होगा पहले, इधर गर्म होगा, इस साइड गर्म होगा ना, इस साइड बाद में होगा। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी पानी गर्म होता जाएगा, और पृथ्वी के घूमने के अपोजिट क्या चलती है, पवनें चल रही है। पानी गति कैसे करेगा, अपोजिट करेगा। सुने हो ना, जो बहुत सुने होंगे, अभिकेंद्री बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल। जो मशीन में कपड़े सुखाए जाते हैं उसका कारण, जब तुम डालते बीच में हो और मिलते तुम्हें किनारे पे पड़े हुए हैं, बीच में क्या हो जाता है, खाली, वो जो फोर्स पड़ता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है जो सेंटर से लगता है, चीजों को कहाँ फेंकता है, बाहर की ओर। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा आपका, पृथ्वी के इक्वेटर के पास लगता है, और इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही आपकी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही आपकी पवनें गति करती हैं, है ना। पर अपनी गति को दिशा निर्धारण करने का काम कौन कर रहा है, वो फेरल ने ढूंढा था, तो उसको हम कहते हैं फेरल का नियम। समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही पवनें गति कर रही है। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता है, पृथ्वी की अपनी गति के अपोजिट लगने वाला बल। अब जब पृथ्वी ऐसे गति कर रही है तो पानी इधर जाएगा, किधर जाएगा, पूरब से पश्चिम, और पृथ्वी गति कब कर रही है, पश्चिम से पूरब। अब जलधारा जब भी फ्लो करेगी तो कहाँ से उठेगी, इधर से इधर जाएगी। समझ में आ गया, बिल्कुल याद रखना। पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब, यानी कि वो ऐसे घूम रही है तो पानी बिल्कुल अपोजिट होगा। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है यहाँ पर। जब पानी इधर से इधर जा रहा है, पानी की बात कर रहे हैं हम, जलधारा में कोई नहीं है। अब यहाँ पर ITCZ सीधे सीधे कुछ नहीं है, वही चीज है सूर्य का प्रकाश। जहां सूर्य का प्रकाश अधिक होगा वहां तापमान अधिक होगा। अधिक तापमान होने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब ये बताओ, वाष्पीकरण की दर पानी में खारेपन को बढ़ाएगी या कम करेगी? तो इस हिसाब से विषुवत रेखा पर पानी ज्यादा खारा होना चाहिए था और ध्रुवों पे पानी कम खारा होना चाहिए था। यही कह रहे हो ना। पर जितना भी इक्वेटर से ऊपर जाओगे पानी में खारापन मिलेगा और इक्वेटर पे पानी में खारापन नहीं मिलेगा। रीजन बताओ। हाँ, मैं यहाँ पर पानी के खारेपन की बात कह रही हूँ कि इक्वेटर से ऊपर जाओगे
तो आपको पानी में खारापन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर पे खारापन कम मिलेगा। उसका रीज़न बताओ मुझे। तेज बताओ, भूमध्य रेखा पर खारापन अधिक मिलेगा या ध्रुवों पर या बीच में? क्या सही है? वहां जितनी बाष्पीकरण की दर अधिक होगी उतना ही वर्षण की दर भी अधिक होगी। ठीक है। और वर्षा का पानी खारा नहीं होता, वर्षा का पानी कैसा होता है? मीठा। खारा, वहां पे बाष्पीकरण तो बढ़ रहा है, दर अधिक है, यानी कि खारेपन की भी दर अधिक होनी चाहिए, है ना। पर वर्षण अधिक होने के कारण वहां पर खारापन कम पाया जाता है। और इसके विपरीत इक्वेटर से जितना ऊपर जाओगे तो जल में खारापन अधिक मिलेगा, क्योंकि वहां पर बाष्पीकरण की दर तो बड़ी होती है पर वर्षण की दर कम होती है। रीजन समझ में आ गया? इसीलिए जब भी समुद्र की जलधाराएं बनती हैं तो पानी में असमानता के कारण बनती है। जैसे पवन में धारा बनी, यानी कि पवन में गति हुई, वो भी किसके कारण हुआ है? जहाँ पर निम्न दाब और उच्च दाब बना, यानी कि प्रेशर में दबाव के कारण, दबाव में जो अंतर आया उसके कारण पवन ने गति करी। यहाँ जल के घनत्व, जल के खारेपन में या पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह बनता है। सागर में, सागर के जल में जब गति होती है तो उसको हम कहते हैं सागरीय जल धारा। तो सागरीय जल धारा का जो प्रभावित इफेक्ट डालता है वो सबसे पहले आपका अक्षांश रेखा है। ठीक है। 0 डिग्री के पास जो सीधे सीधे बताया, बाष्पीकरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। और बाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण वहां पर जल का घनत्व कम पाया जाएगा। अधिक बाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण जल का घनत्व अधिक पाया जाएगा, पर वर्षण की दर भी वहां पर अधिक होती है, जिस कारण भूमध्य रेखा पर जो जल होता है वहां पर जल में खारापन ऊपरी जल की अपेक्षा, मतलब ऊपरी अक्षांशों की अपेक्षा कम होता है। ध्रुवों पर भी खारापन कम मिलेगा। अब तुम कहोगे क्यों? क्योंकि वहां पर जो बर्फ पिघलती है, जो बर्फ पिघलने से, और बर्फ पिघलती है तो पानी कौन सा होता है आपका? मीठा पानी। और मीठा पानी भी क्या करेगा? जल की सागरीय लवणता को कम करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाने पर प्रायः खारापन अधिक होता है, सागरीय जल में खारापन अधिक पाया जाता है, यानी कि लवणता अधिक पाई जाती है। पर फिर भी ध्रुवीय अक्षांश, मतलब जो आपके आर्कटिक सर्कल है, यानी कि जहाँ पर बर्फीय क्षेत्र है, और आर्कटिक ले लो या अंटार्कटिक ले लो, वहां पर घनत्व, यानी कि जो आपका जल घनत्व है या जल में लवणता है, कम पाने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि जो आपका इंग्लिश है ना, उत्तरी सागर, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आके अपना जल गिराती हैं। जहाँ पर नदियाँ अपना जल गिरा रही है वहाँ पर सागर में खारापन कम पाया जाएगा। उसके साथ साथ बर्फ वहाँ पर पिघल के आती है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र में खारापन कम पाया जाता है। सिर्फ कौन सा क्षेत्र में? इक्वेटर से ऊपर 10 डिग्री के बाद और इधर 30 डिग्री 40 के बाद जो बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर क्या है? आपका लवणता, सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है। तो जितने भी सागर देखोगे भारत विश्व में, सबसे ज्यादा लवणीय सागर आपको यहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ खुले सागर की अपेक्षा बंद सागर में सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है। तो आपका हो गया लवणता, यानी कि सागरीय लवणता कह लो या सागरीय जल को प्रभावित करने वाले पहला कारक अक्षांश हो गया। जैसे ही, क्योंकि अक्षांश क्या करते हैं? अक्षांश वो लाइन है जो सूर्य के प्रकाश को बताते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ लंबवत है, कहाँ क्षैतिज है। तो जहाँ लंबवत बढ़ रहा होगा वहाँ तापमान अधिक होगा, वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। पर वर्षा की दर अधिक होने के कारण वहाँ घनत्व, आपका लवणता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अब जहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा होगा, वाष्पीकरण कम हो रहा होगा, है ना। अब वाष्पीकरण कम हो रहा होगा तो तुम कहोगे वहाँ लवणता भी कम पाई जाती है, पर वहाँ वर्षा भी तो कम हो रही है। आगे बात समझ में? तो उसकी कंपेयर करोगे तो लवणता क्या हो जाएगी? अधिक मिल जाएगी। इक्वेटर से लवणता अधिक मिल जाएगी। जितना पानी वाष्पीकरण होगा उतना ही पानी मिल गया, तो लवणता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा कारण है सागर के खारापन। सागर का खारापन क्या है? यही लवणता पर है ना। जिस पानी में लवणता पाई जाएगी, लवणता वाला पानी क्या होगा? खारी होगा।
खारा होगा भाई। जिसमें खनिज पदार्थ मिले होंगे और नॉर्मल पानी ले लो तो कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा? नॉर्मल पानी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 है ना। और किसी भी उसमें लवणता अगर मिल गई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप से बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से ऊपर बढ़ के जाएगा। तो जो पानी आपका 100 टेम्परेचर पर 100 सेंटीग्रेड पर क्या है वाष्पीकृत हो रहा है, वो अब 100 पे नहीं होगी, किस पर हो जाएगा 120 या 130। टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो उस 120 या 130 पर वाष्पीकरण होगा। जब वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो सागर का जल ही वाष्पीकरण होता है, उसमें घुलनशील खनिज पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होते, वो सागरीय जल में ही मिल जाते हैं। अब एक बात मानो, मैंने एक गिलास में पानी रखा बहुत ज़्यादा, अब एक गिलास में एक पानी पूरा गिलास भरा है और एक ही गिलास में दूसरा गिलास रखा जिसमें पानी पूरा भरा है, पर मैंने उसमें नमक घोल दिया। अब वाष्पीकरण में देखना कि वाष्प सबसे पहले कौन सा पानी बनेगा, ठीक है। तो जो पानी प्लेन होगा वो वाष्पीकृत जल्दी हो जाएगा, जो पानी खारा होगा वो वाष्पीकृत देर से होगा। पर जो पानी वाष्पीकृत हुआ, खनिज उसमें भी मिले हैं पर उतनी मात्रा में नहीं मिले जिसमें आपने और मिलाए हुए। तो पानी जब सूखता है तो सफेद सफेद देखते हो ना, जम जाता है, पर जो उसमें होगा उसमें ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो पानी तो वाष्पीकृत हुआ पर खारापन तो उसी में रहा। तो सेम बात यही होती है, जब ऐसी जगह पर पानी क्या होता है, सागरीय जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है तो उसमें जल में घुलनशील जो लवणीय तत्व होते हैं वो वहीं पर ही इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो वहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो पानी वो वाला भारी बन गया भाई, उसमें पहले से लवणता घुली हुई है, उसमें और आके लवणता घुल गई तो क्या हो गया, भारी हो गया। भारी जल हमेशा क्या होगा, नीचे बैठेगा। अब जब भारी जल हमेशा नीचे बैठता है तो अपने स्थान को भरने के लिए प्रकृति का नियम है, कहीं भी असमानता नहीं छोड़ेगी, क्या करेगी वो समान स्तर पर लेके आती है। जब डिसबैलेंस हुआ, खारा पानी नीचे बैठ गया तो वही हल्का पानी जो कम खारा पानी है वो फ्लो करते हुए कहाँ आएगा, उस हल्के पानी उस जगह को भरने आएगा। यानी कि ढाल सा बना ना, एक जगह ढाल कम है तो उस ढाल को भरने के लिए हल्का पानी जिसमें खारापन कम है वो किधर आएगा, अधिक खारे की ओर गति करता है। आई समझ में बात? तो इस तरह से सागर में क्या बनती है, आपके जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अक्षांश रेखाएं हो गई, उसके बाद आपको खारापन बता दें यानी कि सागर में कितनी लवणता है। उसके बाद करते हैं जलीय घनत्व। कौन से जल का घनत्व सर्वाधिक होगा, जिस जल में खनिज ज्यादा होगा वो जल का घनत्व अधिक होगा। और अधिक घनत्व सीधे सीधे क्या करती है, किसी भी चीज के भार को बताती है। जो चीज में जितना घनत्व यानी डेंसिटी होगी वो उतनी भारी होगी और जितनी डेंसिटी कम होगी वो उतनी ही हल्की होगी। तो वही बात बन जाती है, जहाँ घनत्वता क्या होगी, सागरीय जल की घनत्वता अधिक होगी वहां पर पानी भारी होगा और भारी पानी प्रायः क्या होगा, बैठेगा नीचे और हल्का पानी फ्लो करेगा किधर, भारी पानी की ओर। ये भी हो सकता है कि भारी पानी नीचे से फ्लो करे किसकी ओर, क्योंकि जब क्या हो गया, हल्का पानी ऊपर उठ के फ्लो करने लगा तो बीच में जगह छूटी, खालीपन आया, उस खालीपन को भरने के लिए क्या जाएगा, खारा पानी, भारी घनत्व वाला पानी भी किसकी तरफ जा सकता है, कम घनत्व की ओर जा सकता है। समझ में आ गया? तो और दूसरी बात जो कही थी, पृथ्वी की अपने गुणन के कारण भी सागरीय जलधाराओं में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। सीधे बताया कि पृथ्वी कैसे गति कर रही है, पश्चिम से पूरब, तो जल कैसे गति कर रहा है, पूरब से पश्चिम। और ये क्यों हो रहा है अपोजिट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जल पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गति करता है। जब उसके विपरीत गति करेगा तो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। अब पानी भी पवनों की तरह ही तो होगा। अगर मान लो कोई स्थल आकृति नहीं होती या फेरल का नियम नहीं होता, स्थल आकृति भी नहीं होती तो फेरल का नियम भी नहीं होता, तो जो हमारा जल है वो पूरब से सीधे पश्चिम के लिए जाता है। अब तुम देखते हो यहाँ पर क्या हो जाती है, जलधाराएं मूव कर जाती है ना। क्यों मूव कर रही है, आपके फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखो सागरीय जलधारा को दूसरा ये तो उत्पन्न हुई, कैसे कन्वर्ट कर रही है अपने आप को, एक तो फेरल का नियम हो गया, दूसरी बात दूसरा जो आपकी महाद्वीप की आकृति है, महाद्वीप की आकृति देखते हो। अब यहां से अगर कोई जलधारा उठ रही है तो जब यहां से टकराएगी तो आधा पानी इधर और आधा पानी इधर जाएगा,
जब आधा पानी इधर गया तो आधा पानी इधर गया, तो इसने क्या कर दिया, जो सागर का पानी सीधा जा रहा था उसको क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। और वो डाइवर्ट क्या हुआ, दो पार्ट में डाइवर्ट हो गया। तो जो आपके महाद्वीप की आकृतियां हैं वो भी किसको प्रभावित कर रही हैं, जलधारा को प्रभावित करती हैं। जैसे शिलाकृति होगी वैसे क्या होगा, सागर का जल। अब जैसे हिंद महासागर में जब आते हैं, आपके इक्वेटर से जलधारा उठी और यहाँ पर जब ये मेडागास्कर के पास आती है तो दो धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है, एक अंदर जाती है और एक बाहर जाती है। जरा नाम पता, जो अंदर गई उसका नाम क्या है, जो बाहर आई उसका नाम क्या है, ये भी नहीं पता होगा। मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा मोजाम्बिक चैनल से होती हुई जाती है और अगुलहास की जलधारा मेडागास्कर के पूरब से होते हुए निकल के जाती है। और ये दोनों ही जलधारा क्या है, आपकी गर्म जलधारा है। ऐसे जब यहाँ पर उठेगी, इक्वेटर से उठती है, एक जाती है यहाँ पर यूकान प्रायद्वीप से होते कहाँ कर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। और एक जलधारा इधर आती है जिसको हम कहते हैं ब्राजील की जलधारा, जो कि क्या है, आपकी गर्म जलधारा है। हमेशा जलधारा कहाँ से उठेंगी, इक्वेटर के पास से उठेंगी। इसके अलावा ना इधर से उठेंगी ना इधर से उठेंगी। जब भी इक्वेटर के पास से उठती हैं तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोला जाता है, विषवतीय काउंटर करंट। ठीक, काउंटर करंट, विषवतीय विपरीत धारा। तो विषवतीय विपरीत धारा किसके विपरीत उठ रही है, पृथ्वी की गति के विपरीत ये गति कर रही है। अब यहाँ से जब उठी तो यहाँ पर आके टकरा गई। अब जब यहाँ पर आके टकराई तो इसकी एक जलधारा कहाँ बैठ गई, ब्राजील के पास, जिसको हम बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। अब ब्राजील की जलधारा जब यहाँ पर आएगी तो ये टकराएगी। अब यहाँ से आगे चलती है, जैसे डिग्री चेंज कर दिया ना, 40 डिग्री के पास आ गया। 40 डिग्री के पास कौन सी पृथ्वी पवनी चलती है, कौन सी पवनी है, पवनों के नाम बताओ। ऊपर लेंटर में नहीं लिखा है, पलक दिमाग में लिखे होते हैं। पवनें कौन कौन सी हैं, पूजा बताओ पवनों के नाम। क्यों, तो मेरे से नहीं पढ़ रही हो, यहाँ नहीं आती हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, या तुम एक या दो ही सब्जेक्ट में पास हो जाते हो। तुमने तैयारी करना बंद कर दी, तो फिर फायदा क्या हुआ, ये बताओ, फायदा क्या हुआ तैयारी करके फिर बंद कर देना, अपना ही तो लॉस करते हो। मैम जो रोज आते होंगे उन्हें अच्छे से समझा होगा तो उन्हें पता होगा। यहाँ रोज आने वाला कोई नहीं है, और जो रोज भी आते हैं उनमें तुमने कोई फर्क नहीं है, रोज आने वाले ही बैठे बंदर। क्योंकि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ी है लेकिन जो टॉपिक बोरिंग लगते हैं वो स्किप कर देती हूँ, कभी मुझे नहीं आता। तो बोरिंग टॉपिक आते नहीं है पेपर में, उतना टाइम भी हो फिर वो मतलब क्वेश्चन आ रहा है या तो हल भी नहीं होगा तो क्या फायदा उसके टाइम में, मतलब अब पढ़ा के किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। क्या फायदा है बेटा, फायदा तब पता चलेगा जब लाइफ में सेट नहीं होगा, है ना। लड़कों का तो मोस्टली रहेगा कि मुझे अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी और मैं सेट हो जाऊंगी। जब तक कह रहे हैं मम्मी पापा पढ़ ले रहे हैं, नॉर्मल है ये, ठीक है। उसके बाद तुमने अपना फ्यूचर नहीं देख रखा है, आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या कहता है। इसलिए लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये सोच के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने लिए पढ़ाई करनी चाहिए। ये बोरिंग लगता है और तुम्हें जो बोरिंग लगता है वही पेपर में आता है। बताओ पवने, स्वाति, व्यापारी पवने, स्थायी पवनों को भी आप लोग ये फिक्स पवने कहते हैं, हमारी 3 प्रकार की होती है। बताओ वो तीनों पवने। प्रत्येक डिग्री पे याद रखो कि कौन सी डिग्री पे कौन सी पवनें चलती है। 40 डिग्री या 60 डिग्री के बीच में आपकी कसम पवनें चलती है।
और बाकी इक्वेटर यानी कि 40 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य जो पवने चलती हैं उनको कहते हैं हम व्यापारिक पवने। जो ध्रुवों की ओर चलती हैं 66 डिग्री के ऊपर वो आपकी होती है ध्रुवीय पवने। 3 प्रकार के पवने पृथ्वी पर चलती हैं और इन्हीं 3 प्रकार के पवनों का ही प्रभाव पड़ता है आपके जलधाराओं पर। बाकी जो सागरीय जलधारा जो आप कह रहे हो स्थानीय, जो आपकी मानसूनी जलधारा है वो आपका अलग है, ठीक है। मानसूनी पवने अलग है, जो प्रचलित पवने हैं जिनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आपके जलधाराओं पे पड़ रहा है। अब जैसे ही 40 डिग्री के अक्षांश को पार करती है कौन, ब्राजील की जलधारा, यहाँ से आपकी कौन सी आती, पछुआ पवने। और पछुआ पवनों की दिशा में आते ही पानी का रुख क्या कर देगी, अभी पढ़ रहे थे ना एल नीनो, पानी के रुख को क्या करेगी, डाइवर्ट कर देगी। डाइवर्ट करके किधर फ्लो कर दिया उसने, इस साइड फ्लो कर दिया। अब क्योंकि ये पश्चिम से आने वाली पवनों के सहारे आया है तो यहाँ पर जो जल कैसा होगा, इसके कंपेयर में जल ठंडा होगा, इसकी कंपेयर में जल ठंडा होगा। अब यहाँ पर ठंडा जल है तो यहाँ पर कैसा होगा, हल्का होगा ना। तापमान के कारण जल गर्म होकर क्या होगा, ठंडा होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठते ही फ्लो करने लगता है। और जो ठंडा जल होगा वो भारी होगा, भारी होने के कारण कैसा होगा, नीचे बैठा होगा। इसी गर्म जल को गर्म जल ऊपर से फ्लो करते हुए यहाँ आता है। जैसे ही 45 डिग्री यानी पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है तो ये फॉकलैंड की तरफ से एक जलधारा आती है, ठंडी जलधारा। फॉकलैंड की तरफ से एक जलधारा आती है, यहाँ पर एक फॉकलैंड आइसलैंड वो है आइलैंड। तो फॉकलैंड की तरफ से जलधारा आई है उसको हम कहते हैं फॉकलैंड की जलधारा। और ये फॉकलैंड की जलधारा कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है। तो ये फॉकलैंड के पास तो पश्चिमी पछुआ प्रभाव के कारण आती है और अपनी दिशा को कन्वर्ट कर देती है। फिर कहाँ पर आ जाती है, मुड़ के ब्राजील अफ्रीका के तटीय क्षेत्र के सहारे फ्लो करने लगती है। अब ये अफ्रीका के तटीय के सहारे फ्लो कर रही है। अब ये वाली कौन सी होगी जलधारा, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे जो जलधारा फ्लो करती है उसका नाम क्या है, बोलेविया की जलधारा। बोलेविया की जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है। जो पवने ऊपर से होगी यानी कि इक्वेटर से किस साइड आ रही होगी, ध्रुवों की ओर आ रही होगी, वो गर्म। और जो इक्वेटर से किधर जा रही होगी, ध्रुवों की ओर आ रही होगी, वो होंगी ठंडी। अब जो हमारी बोलेविया की जलधारा है वो कन्वर्ट होकर कैसे मुड़ी, इधर मुड़ी, तो इसको क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा। अब जब ये जलधारा ऊपर पहुंचती है तो यहाँ पर किनारे की जलधारा के नाम से जानी जाती है। किनारे की जलधारा कैसी है, ठंडी है या गर्म, किनारे की जलधारा ठंडी जलधारा है। सुन लो कैसे, यहाँ इक्वेटर में जैसे ये कंसेप्ट यहाँ पर आया, सेम कॉन्सेप्ट कहाँ गया, यहाँ पर गया। यहाँ से जलधारा उठी, टकराया, ऊपर पहुंची, गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहलाई। गल्फ ऑफ स्ट्रीम के बाद यहाँ पर पहुंची, यहाँ ऊपर से आई लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। जब लैब्राडोर की ठंडी जलधारा यहाँ मिलेगी और यहाँ पर आए गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा, ये दोनों यहाँ से मिलके फिर ये फ्लो करके ना ऐसे एक चली जाती है आपके यहाँ पर और एक चली गई आपके यहाँ पर। अब ये देखो जो ग्रीनलैंड की पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ये पूर्वी है ना, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी होगी, ठंडी या गर्म, दिशा देख लेना नीचे से कहाँ जा रही है, गर्म जलधारा है ना। क्यों, इक्वेटर से किस साइड जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है। जब इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जा रही है तो उसको हम कहेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा गर्म जलधारा है। अब यही जलधारा यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाती है किधर, इस साइड में। यहाँ पर किनारी द्वीप समूह है, किनारी द्वीप समूह के नाम से उसको हम कह रहे हैं किनारे की जलधारा। अब किनारे की जलधारा ठंडी होगी या गर्म, ये बताओ, कन्वर्ट हो क्या आएगी, पहले उठेगी तो गर्म होगी या वो तो बिछा नाम परिवर्तन हो गया ना। यहाँ पर देखो नाम परिवर्तन हो रहा है, जब यहाँ पर आई तो किनारे के नाम से जानने लगे। अब किनार की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा, क्योंकि किधर से आ रही है, ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आ रही है। तो किनारे की जलधारा आपकी हो गई ठंडी जलधारा। आई समझ में। अब जब ये जलधारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है तो वहां की जलवायु को भी प्रभावित करती है। कैसे, क्या तटीय वर्षा करवाएंगे या वर्षा नहीं करवाएंगे, बताओ। ठंडी जलधारा वर्षा करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, करवाएंगी तो क्यों और नहीं करवाएंगे तो क्यों, क्या कारण है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही मरुस्थल पाए जाते हैं, पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाए जाते।
क्या कारण है? महाद्वीपों के मध्य में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। बताओ तेज, अपने अंदर ही अंदर बता देते हो, मुझे भी बता देना तुम। इसका कारण ये पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं जाती हैं, इसमें नमी की मात्रा कम होती है, वर्षा नहीं कराती है, इसलिए इसके कारण वहाँ पर वहाँ पर मरुस्थल बन जाते हैं, क्योंकि ठंडी जलधारा होने के कारण सागरीय तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। और सागरीय तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है। वाष्पीकरण होता है और उतनी नहीं होता है वाष्पीकरण की वायु में नमी की मात्रा इतनी हो जाए कि वर्षा करवा दी जाए। तो सामान्यतः पवनें क्या रहती है? वहाँ पर शुष्क रहती है। जब ये शुष्क पवनें होंगी तो शुष्क पवनें कभी भी हवा बारिश वाली वर्षा नहीं करवाएंगे। इसलिए महाद्वीपों के तट पर जहाँ पर ठंडी जलधारा होगी, बोलेविया की जलधारा, ठंडी जलधारा, पूरा आपका क्या है? मरुस्थल है। अटकामा इधर देख लो, पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है, पूरा क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर हम आते हैं। अब कहोगे मैडम यहाँ पर तो इक्वेटर के पास क्या है? यहाँ तो अभी कोई पढ़ा ही नहीं, हिंद महासागर में यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पवनें कैसे चलती हैं? अपनी दिशा कन्वर्ट कर लेती हैं। इसके साथ साथ सुन लो, जब यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जलधारा चल रही है? गर्म जलधारा। गर्म जलधारा होने के कारण टेम्परेचर कैसा होगा? हाँ, टेम्परेचर हाई होगा। वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब निम्न होगा। पवनों की गति कैसी होगी? उच्च से निम्न। अब जब उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब में, ये सागरीय क्षेत्र में करते हैं ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आएंगे, तो सागर स्थल से होती हुई आ रही है, तो इन पवनों में नमी होगी। तो पूर्वी तट पर अधिकतर क्या होगी? वर्षा होगी। अब जब ये पूर्वी तट पर वर्षा होगी, अब पवनों की गति ऐसी रहेगी, है ना? सागर से स्थल की ओर जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाती जाएंगी, नमी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खुद ही मरुस्थल बन जाएंगे। जैसे भारत में जब मानसून आता है तो आपके पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा करवाता है, पर जैसे जैसे ऊपर जाता है क्या? उत्तर की ओर, या जैसे जैसे पूरब की ओर आ रहा है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इतनी कम हो जाती है कि 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश। राजस्थान में 25 सेंटीमीटर है, और जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी बारिश कम होगी वहाँ पर घास के मैदान पाए जाएंगे, है ना? और जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहाँ पर मरुस्थल पाए जाएंगे। तो इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में, मध्य महाद्वीप में क्या होगा? जैसे जैसे जाएंगे बारिश की मात्रा, सागर से स्थल की दूरी जैसे बढ़ेगी वैसे ही वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी। और वर्षा की मात्रा कम होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? मरुस्थलों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आप ये देखना, मध्य एशिया वाला जितना भी क्षेत्र है क्या है आपका? मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। समझ में आ गया? और ये चीज समझ में आ गया, सागर से स्थल की दूरी या सागर से किसी स्थल की कितनी दूरी है, वो भी वर्षा होगी कम या ज्यादा। उसके साथ साथ आपकी स्थल आकृति, अगर इसी स्थल आकृति के मध्य कोई आकृति यानी पर्वत आ गया तो पर्वत उन्नमुख वर्षा ज्यादा होगी और पर्वत विनमुख वर्षा कम होगी। उन्मुख और विमुख बहुत अजीब से वो है, जहाँ बादल पवने की दिशा पर्वत की ओर टकरा गई वहाँ वर्षा अधिक होगी, और जहाँ उसकी विपरीत अपोजिट साइड में वर्षा होगी कम, क्योंकि ये पवने वहीं ऊपर उठ के ठंडी होकर वर्षा करवा देती हैं, और जब तक ये ऊपर उठ के और ऊपर जाती हैं वर्षा इनमें नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है रीजन? तापमान को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? जलधाराएं वेरी गुड। चलो हम तुमसे पूछते हैं, अब यहाँ से उठ रही है, तुमने कहा कि गर्म होगी तो तापमान बढ़ा देगी, है ना? अब यहाँ से एक धारा उठी है, कोई भी मान लो, गल्फ ऑफ स्ट्रीम के मान लेते हैं, जब ये गई है तो यहाँ के तापमान को बढ़ाएगी ना तुम्हारे अनुसार? यहाँ तो तापमान पहले गिरा हुआ है,
तापमान को बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी ना, समझ में आ गया। जब ये गर्म जल धाराएं ठंडे प्रदेश में जाती हैं तो वहां के तापमान में गिरावट लेके आती है। तापमान में गिरावट का मतलब समझ रहे हो? अगर वहां पर माइनस में चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब -18 चल रहा है तो कितना कर देंगे? -19 करेंगे या -16-17 करेंगे? बताओ। हाँ यही तो मैं पूछ रही हूँ। 16-17 करेंगे या 19 करेंगे? अगर कहीं का टेम्परेचर -16 है और कहीं का टेम्परेचर -18 है तो बताओ कहाँ ज्यादा ठंडा पड़ा होगा? 16 वाली जगह 18 ज्यादा? बताओ सलोनी खुद चुप बैठो। 16 वाली जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम है ना। अच्छा 18 है ज़्यादा। माइनस में है 18 वाले का 18 वाला कम। क्योंकि मैं माइनस में है ना, प्लस में होता है प्लस में होता तो मैं 16 वाले का था। क्यों होता भाई? कि मैं पूछ रही हूँ। बताओ अगर किसी जगह का टेम्परेचर -16 और -18 है तो कहाँ का ज्यादा ठंडा होगा? 16 और 18 वाले बताओ ना मुझे क्यों है? अब चलो हम यही प्लस में आ जाते हैं। कहीं टेम्परेचर +15 है और कहीं टेम्परेचर +14 है, वहां पर ठंडा कहाँ ज्यादा होगा? +14 वाला ठंडा होगा और इधर -18 वाला ठंडा होगा। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जो माइनस की संख्या जाती है तो फिर जो 18 पर कहीं जाती है तो वहाँ पर मतलब माइनस के बाद टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। प्लस में संख्याएं बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और माइनस में संख्याएं बढ़ाओगे टेम्परेचर कम होगा। समझ में आ गया? 0 से जितनी माइनस में संख्या बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर कहीं -24 डिग्री है कहीं -20 डिग्री है तो ये समझ लेना 24 डिग्री वाला ज़्यादा ठंडा है और 20 डिग्री वाला कम ठंडा है। और कहीं प्लस में 20 और कहीं प्लस में 24 है तो +24 वाला ज़्यादा गर्म है और +20 वाला उसके कंपेयर में कम गर्म है। आगे बात समझ में? ये चीज़ याद रखना। जब यहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। क्या है? माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। जब ये गर्म धाराएं वहां जाएंगी तो उसके टेम्परेचर को क्या करेगी? कम कर देंगी। ठीक है? बढ़ाएंगी नहीं, कम करेगी। क्योंकि वहां पर क्या है? ऑलरेडी माइनस में टेम्परेचर है। अगर माइनस में 18 है तो वहां जाके क्या कर देंगी? माइनस हाँ 18 से 16 आ जाएगा। समझ में आ गया? 18-16 क्यों आया? यानी कि माइनस में 18 हाई टेम्परेचर को दिखाता है, माइनस में 16 18 के कंपेयर में कम होता है। तो उसको कम टेम्परेचर को क्या करेंगी? गिरा देती हैं। गिराने का मतलब ठंडा कम कर देगी। इसके अलावा और कुछ कर सकती हैं? जल धाराएं बताओ और क्या प्रभाव पड़ेगा जल धाराओं का? चलो क्वेश्चन लिखो, 20 मिनट में करके दो फटाक से। भारतीय जलवायु से आप क्या समझते हैं? भारतीय जलवायु से आप क्या समझते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन।
उत्तर लेखन प्रैक्टिस करो और अभी करके दोगे 20 मिनट में। भारत की जलवायु क्या बोला क्वेश्चन, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। लिखो करो क्वेश्चन। आज लोगों को तो ऐसा लगता है आसान हो रहा है। लिखो कहाँ दिखा रही हो, अभी आंसर राइटिंग करके आ रही हो ना पेपरों में। क्यों पेपर नहीं हुआ तुम्हारे, तुम तो कह रहे थे पेपर चल रहे हैं, तो वो करके आई होगी ना आंसर राइटिंग। तुम लोग रहने दो करने के लिए। गुस्सा नहीं, मत करो गुस्सा नहीं करो। फोन चलाने के लिए मना करा है, लिखना नहीं तो उसका मतलब ये भी नहीं है फोन चलाना है। देखो क्यों पढ़ रही हो, कॉपी भी नहीं है, ये देखें है तो करो। आज तुम्हारे दोस्त बन गए। पहली बात तो प्लेन कॉपी लाओगे, जब भारत की जलवायु के बारे में कहते हो पहले क्वेश्चन को देखना शुरू कि हमसे डिमांड ज़्यादा करेगा। ठीक है, भारत की जलवायु से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसका सिर्फ हमें इंट्रो देना है, इसके बारे में ज़्यादा इंट्रो लिखनी ही है कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक, भारत की जलवायु हमारे प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सारी कथा लायक चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट करना और इसमें कुछ मतलब नहीं निकलता है, इन चीज़ों को नहीं लिखना है। सीधे सीधे भारत की जलवायु बताइए किस तरह की, इंट्रो में। ठीक है, भारत की अवस्थिति क्या है, उसकी अवस्थिति होने के कारण उसकी जलवायु किस प्रकार की पाई जा रही है। एक ग्लोब पर या जो भारत का मैप बना है तो उसको फटा के दिखाओ और इंट्रो इस चीज़ से बनाओ। बस इंट्रो में ये चीज़ लिखनी है, ये बकवास नहीं लिखनी है।
बड़ा बनाओगी? ग्लोब पर छोटा सा बनाना है। ग्लोब दिखाओ। ग्लोब मतलब छोटा गोला, उसमें कैसे दिखाओगी? हाँ, कैसे दिखाते हैं ये बताओ? और इक्वेटर कहाँ दिखाओगी? अब इंडिया कहाँ आ गया? हाँ, तो यही चीज प्रैक्टिस करनी है। तुम लोग क्या लिख रहे हो दिखाओ? मौसमी शब्द बिल्कुल नहीं आएगा। मानसून गलत लिख रहा है। क्यों है ये बताओ? मानसून पे निर्भर क्यों कर रही है ये चीज बताओ। मानसून जलवायु क्या होती है ये चीज बताओ। और जलवायु मानसूनी होने का कारण क्या है ये चीज बतानी है। क्या बताओ? देखो उधर बता के इधर लिखा है और तो उसमें लिखो। बीस मिनट में तुम लोग आधा पेज नहीं भर पाए। सोचो इस लेवल की तुम लोग की तैयारी है। मुझे लग रहा है मुझे सबको बोलना भी पड़ेगा इन लोगों का मेन्स का भी एग्जाम ऐसा आंसर राइटिंग के 2-3 क्वेश्चन दीजिए उनका टेस्ट दीजिए तो पता चलेगा कितनी किस सब्जेक्ट की तैयारी है। बनते सब धुरंधर है अपने आप को। ये देख लो वहाँ लिख के आंसर राइटिंग फिर 20 मिनट में से फालतू की बातें पूछोगे ना। बच्चे तो हैं ही इतने अच्छे बच्चे हैं मैंने टॉपिक टफ लगता है वो स्किप कर जाते हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं। मैम ये बच्चे तो डेली आ रहे हैं तब भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आती ही नहीं हूँ। मैं तो आती ही नहीं है और मुझे पढ़ा के नहीं मैम आपने ट्रेन का गुस्सा कर दिया। मैं तो आती ही नहीं हूँ। अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हो तुम लोग। बस उस पर भी मत कहो ना कि हम नहीं आते हैं। तुम अपने मन से नहीं आती हो तो अपने मन से बाहर घर में तो पढ़ती होगी ना तो फिर तो अपने
ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार ही पढ़ रही हो, पहली साल बार। पढ़ी हो। कोई मैम कोई पिछले साल से क्या होता है जिसे समझ आता है वो ले ले। मैथ करवाने में तो संभव बना है। मैम मैंने कुछ गलत ही बोला है, ठीक है आप मुझे 5 मिनट ले दो। क्या कह रहे हो उधर? जितना लिखे हो तुम लिखो, मैंने पूरा क्वेश्चन दिया है तुम्हें करने के लिए और 20 वर्ड में मैंने कहा था। तुमने इंट्रो कितने वर्ड, आप काउंट करो कितने वर्ड हुए हैं इंट्रो में। काउंट करो सब लोग, इंट्रो में तुम लोगों ने कितने वर्ड लिखे हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डिटेल क्या मांग रहा है आपसे? खड़ी हो जाओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है? हाँ? फोकस किस पे कर रहा है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा? खड़े हो बताओ। पहले क्वेश्चन में तो समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, कि बस क्वेश्चन आया उतना और लिखना शुरू कर देंगे। स्वाति खड़ी हो बताओ। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? कौन कौन से? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बताओ सुनो। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कारक पूछ रही हूँ मैं। तुम बताओ, खड़ी हो बताओ कारक। जुबैर कारक बताओ, कौन कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु बता दो आज कैसी है? मानसूनी जलवायु का अर्थ क्या होता है? मौसम पे डिपेंड। मौसम कैसा? जैसे सर्दी गर्मी। ये सिर्फ भारत में होती है और किसी देश में नहीं होती है? क्यों होती है? तो भारत, वहां की भी जलवायु में मानसून होनी चाहिए थी, है ना? वहां भी तो मौसम होते हैं, बारिश वहां भी हो रही है, गर्मी वहां भी हो रही है, लू भी वहां चल रही है, तो वहां की मानसूनी क्यों नहीं है? भारत की क्यों है? क्या भारत में ज्यादा होता है? खड़े हो बताओ, खड़े हो बताओ भारत की जलवायु। भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय रहता है। उष्णकटिबंधीय होने का कारण बताओ। उष्णकटिबंधीय इसका कारण है हमारे उत्तर में हिमालय क्षेत्र का विस्तार होना। इसके कारण जो मतलब चीन की साइड से तिब्बत की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, वो उसको रोकने का कारण करता है हिमालय। इसके कारण जो शीतोष्ण वायु होती है वो उत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए उष्णकटिबंधीय है। तुमको भारत की ग्लोब पे स्थिति ही नहीं पता है पहली बात तो। भारत की जो पूरी ग्लोब पे स्थिति है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इस कारण होने के कारण भारत में 2 जलवायु पाई जानी चाहिए थी, पर फिर भी भारत में पूर्णतः उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसका कारण उसके उत्तर में हिमालय स्थित होना है। इंट्रो सिर्फ आपको इतना ही लिखना था, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं था। कितने कितने वर्ड लिखी हो? अब क्या क्या लिखी हो इसमें? अब तुम पढ़ो जरा इंट्रो। इंग्लिश में लिखा है, मुझे समझ में आता है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं समझ में आती है। बोलो, खड़े होके पढ़ो, क्या लिखे हो? खड़े हो पढ़ो। इंडिया में समर सीजन, विंटर सीजन दोनों शुरू होते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल जोन और इंडिया में मानसून टाइप की क्लाइमेट होती है।
इंडिया के मतलब इंडिया में ज़्यादा पार्ट में लैक है, कुछ पार्ट में रिजल्ट है। ये इंट्रो में लिखा है। अब बताओ तुम्हारे इसमें इंट्रो में तुम्हें 0 नंबर मिलेगा। जो क्वेश्चन की डिमांड है तुम वो फिल नहीं कर पाए, सिर्फ इंट्रो को नहीं दिए हो तुम। और जो कि इंट्रो में कितना मांगा है तुमसे, बहुत 50, इससे ज़्यादा का मांगा भी नहीं है। उसके बाद जो बच रहा है 100 और 50 में, अगर तुम इसको 25 या 20, 25-30 में लिखते, उसका चित्र बना देते, आधा तो तुम्हारे इसमें काम हो जाता। उसके बाद जितना बच रहा था 100, वो तुम्हें कारक लिखने थे। कारक बता दो चलो फटाफट एक करके। जलवायु प्रभावित करना बैठो तो कारक बताओ कौन कौन से कारक है। भारत की भौगोलिक स्थिति में बताओ चलो। भौगोलिक स्थिति में यही आएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो भारत के 3 और क्या है, सागर।